हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं एवं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सभी शिक्षार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं लोक प्रशासन विभाग से शुभांकर शुक्ला आज एक ऐसे विषय पे बात करने आया हूँ जिसकी महत्ता अक्रॉस द डिसिप्लिन है। मतलब लोक प्रशासन के पाठ्यक्रम में बीए में और एमए में तो है ही, और इसी के साथ साथ ये राजनीति विज्ञान में भी है, और मनोविज्ञान में, समाज शास्त्र में। तो ये विषय इतना महत्वपूर्ण है जिससे कि ये इतने सारे डिसिप्लिन को अपने साथ कवर करता है। तो आज का विषय है हमारा सिमोन का तार्किकता मॉडल। इसको कई और नामों से जाना जाता है, जैसे रेशनल चॉइस थ्योरी भी बोला जाता है, और सीमित तार्किकता मॉडल के तौर पे भी इस पे बात की जाती है। तो बेसिकली इसको अगर और सरलीकृत ढंग से हम इस पे अगर इसमें मैं बताऊं तो इसे बोला जाएगा कि निर्णय का सिद्धांत और डिसीजन मेकिंग कैसी होनी चाहिए। बेसिकली इसका जो सार तत्व है ये है इस मॉडल का, और लोक प्रशासन के सिद्धांत में और अन्य जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, पाठ्यक्रम के तौर पे भी। और जैसे कि आज के दौर में बिल्कुल नए तौर पे एक उभरता हुआ क्षेत्र है लोक नीति। ये राजनीति विज्ञान के भी शिक्षार्थियों के लिए भी और लोक प्रशासन के शिक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से इस विषय का बहुत महत्व है, क्योंकि दुनिया भर में तमाम सरकारें और समाज इस पे बात कर रहे हैं कि जो पब्लिक पॉलिसी है बेसिकली उसका रोड मैप कैसा हो, ब्लूप्रिंट कैसा हो, और वो तभी संभव है जब हम बेस्ट डिसीजंस ले सकें। तो साथियों, आज का जो टॉपिक है ये कि तर्कपूर्ण निर्णय लेने के लिए वो कौन से मॉडल्स अपनाए जाएं और कौन से अप्रोचेस अपनाई जाएं, उसके संदर्भ में आज ये हम हर्बर्ट साइमन के इस तार्किकता मॉडल की बात करेंगे। तो हर्बर्ट साइमन बेसिकली निर्णयन की बात करते हैं जब। इससे पहले कि मैं बता दूं कि हर्बर्ट साइमन एक अमेरिकी समाजशास्त्र वैज्ञानिक थे, और उन पर बर्नार्ड भी एक फिलोसोफर और बहुत बड़े चिंतक थे, उनके लेखों का प्रभाव था। तो सिमोन ने इस तार्किकता मॉडल को डेवलप किया और उसके जो अलग अलग चरण बताए, बेसिकली 3 चरण बताए उन्होंने, अगर इसको हम सरलीकृत ढंग से समझें तो उसमें एक इंटेलिजेंस का लेवल था। पहला चरण था इंटेलिजेंस, जिसको हम कह सकते हैं। उसमें उन्होंने बताया कि पहले कोई यदि समस्या है तो उसकी जो हमें पहचान करनी होगी, उसके कैरेक्टर को समझना होगा, उस प्रॉब्लम के नेचर को समझना होगा। तो उसको हमने इंटेलिजेंस वाले चरण में देखना है। दूसरे चरण में डिज़ाइन की बात की उन्होंने कि अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली है तो उसका जो है फ्रेमवर्क कैसा होगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक फ्रेमवर्क कैसा बनाया जाएगा। जैसे कि सपोज करिए कि एक फैसला लिया जाता है सरकार की तरफ से कि हमारे पहाड़ों में जितनी भी पहाड़ी एरिया हैं, और जहाँ जहाँ आपने देखा होगा कई कई जगहों को जो है जो दर्शनीय स्थल है उनको हम रोपवे से जोड़ते हैं। अब एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे जाने के लिए रोपवे एक साधन ईजाद किया गया। सपोज करिए कि सरकार की ये मंशा हो कि ऐसे दुर्गम क्षेत्रों को भी हम रोड या रेल के नेटवर्क जैसे क्षेत्रों से जोड़ सकें। तो ये अगर सरकार फैसले लेती है तो ये एक तरह से प्रॉब्लम होगी कि पहाड़ी दुर्गम इलाकों में जो है आवागमन इतना सुलभ नहीं है, इतना सुकर नहीं है। तो कैसे उसको सरल बनाया जाए और कैसे आम जन को राहत पहुंचाई जाए। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई कि पहाड़ के कई क्षेत्रों में अभी आज तक रोड नहीं पहुंची है। अब ये समस्या हो गई तो समस्या का नेचर है, उसका लैंडस्केप है, क्लाइमेटिक सिचुएशन भी कई जगह आ जाती है। तो इस प्रॉब्लम के बाद जब दूसरा चरण आएगा वो डिज़ाइन का आएगा। पहले चरण को इंटेलिजेंस से जोड़ा जाता है, इंटेलिजेंस बोला जाता है जो साइमन ने नाम दिया है। तो बेसिकली ये है कि अपने बुद्धि विवेक के स्तर पर अगर वो कोई चीज़ आइडेंटिफाई की गई है, कोई प्रॉब्लम चिन्हित की गई है, तो वो दिखाता है कि आपने कोई प्रॉब्लम चिन्हित की है, तो आप बेसिकली थ्रू आउट उसका पूरा जो करेक्टर है, उस प्रॉब्लम का नेचर है, उसको आप समझेंगे। उसके बाद आप डिज़ाइन के चरण पे जाएंगे। डिज़ाइन में ये होता है बेसिकली कि हम उसका फ्रेमवर्क क्या अपनाया जाए, वो वो फ्रेमवर्क कैसा हो और वो मॉडल कैसा हो जिसमें कि
उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो सपोज करिए कि मान लीजिए कि ये रोड वाली प्रॉब्लम है, ये पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। अभी देखिए वियतनाम में जो रेलवे का नेटवर्क है उसमें ऐसा है कि ऐसे ही पहाड़ वहाँ भी हैं। तो वहाँ पर पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुँचाते हुए उन्होंने एक ऐसा सिस्टम इजाद किया है कि मतलब वहाँ जो ट्रैक होते हैं वो शिफ्ट होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जापान में भी वैसा ही है कुछ, कि मतलब जो वहाँ के एक्सीडेंट्स रोकने के लिए या वहाँ की नेटवर्क में ट्रेन्स को जो है और सिम्प्लीफाइड वर्जन में जो है उसको आवागमन को करने के लिए उन्होंने शिफ्टिंग की व्यवस्था की। मतलब पूरा ट्रैक ही शिफ्ट होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि भूकंप वगैरह चूँकि जापान में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ चीज़ों को एकदम से बिल्कुल हाल्ट पे कैसे लाया जाए, सब कुछ कैसे रोक दिया जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए भी वो ऐसा ऐसा सिस्टम ईजाद किया गया है। तो ये तो हमारे पास एक मॉडल ये है। दूसरा मॉडल हम कहीं और देश से उठा सकते हैं कि कुछ जगहों पे जैसे कि जो ट्रेन का जो कंपार्टमेंट है वो लोहे का ना रख के रबड़ से या किसी और धातु से बनाए जिसमें डैमेज होने की संभावना कम हो। तो ये बेसिकली कई तरह के फ्रेमवर्क हैं, डिज़ाइन है, जिससे हम समझ सकते हैं कि अगर हमारे देश में या हमारे एरिया में कोई प्रॉब्लम है तो बेसिकली उसका जो सॉल्यूशंस हैं, उसके जो डिज़ाइन होंगी, उसका स्वरूप कैसा होगा। तीसरे चरण में उन्होंने बात की चॉइस की। अब जो पिछले चरण में हमने डिज़ाइन की बात की, तो डिज़ाइन से जो चॉइसेस की बात करते हैं तो डिज़ाइन में ही पहले तो इंटेलिजेंस वाले लेवल पे हमने देखा कि प्रॉब्लम ये है। उसके बाद फिर हमने देखा कि डेटा कितने मौजूद हैं हमारे पास, कितने जो रिसर्चर मौजूद हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर उसको एक्सेस किया गया डिज़ाइन के थ्रू। अच्छा, ये अल्टरनेटिव हो सकते हैं, ये फ्रेमवर्क हो सकते हैं, इसमें हम चीज़ को फिट कर सकते हैं। तीसरे लेवल पे हमने देखा अब हमें चॉइस चॉइस कौन सी लेनी है, वो बेसिकली कौन सा अडॉप्ट करना है सबसे जो किफ़ायती हो, जिसमें लागत कम आए, प्लस सबसे कम मतलब एक्सीडेंट प्रोन हो, जिसमें हमारा कोई जान माल की क्षति कम कम से कम हो, और मोस्ट सुटेबिलिटी किसकी ज़्यादा है उस पर्टिकुलर क्लाइमेट में या सपोज करिए कि सिचुएशन में। तो बेसिकली कि मोटा मोटा रफली ये इस तरीके से उन्होंने 3 चरण की बात की सिमोन ने। और जैसे कि उन्होंने बोला कि निर्णय लेते समय व्यक्ति क्या करता है, 3 तत्वों में अगर इसको समझें तो निर्णय लेते समय व्यक्ति करता क्या है, उसके समक्ष एक समस्या है, फिर वो समस्या की पहचान करता है, फिर उसके सामने कुछ विकल्प हैं जिन्हें वो ढूंढता है, जो उसे बताए जाते हैं, फिर वो उन विकल्पों के प्रति विचार करता है। विचार करने के बाद तीसरे चरण में वो उन विकल्पों में एक का किसी का चयन कर लेता है। तो ये बेसिकली जो ब्लूप्रिंट है सिमोन का मॉडल का ये है। लेकिन इनको अगर हम व्यापकता में समझेंगे, जो हमारे शिक्षार्थी हैं बीए और एमए के, तो बेसिकली लोक प्रशासन के सिद्धांत के पाठ्यक्रम में जो ये जो विषय है ये इसकी सीमितता है। जब इसको और थॉरली पढ़ा जाएगा तो उन्होंने कुछ मैथमेटिक्स, कुछ टेक्निक्स का प्रयोग किया है, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि व्यापक रूप से कैसे जब डिसीजन मेकिंग की जाएगी, चाहे पब्लिक पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के कॉन्टेक्स्ट में हो, है ना, तो ये उसके अलग अलग प्रतिरूप होंगे, कहने का मतलब मॉडल होंगे। तो बहरहाल हम जितना हमारे पाठ्यक्रम में इस्तेमाल होता है अभी हम उस पे ही उस सीमितता के साथ ही चलेंगे, उस पाठ्यक्रम के हिसाब से जो जो ज़्यादा ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे शिक्षार्थियों को। तो उसमें ये बात की जाती है कि हर्बर्ट साइमन ने कुछ आर्थिक सिद्धांतों को भी दर्शनात्मक विचारों से जोड़ा और एक नए आधुनिक निर्णय सिद्धांत की नींव तैयार की। उन्होंने इसको फिलोसफिकल तरीके से भी देखने की कोशिश की कि उन्होंने बोला कि जैसे एक होता है ना कि मूल्यात्मक निर्णय, कि कोई चीज़ हमने, जैसे मैंने बोला कि पहाड़ के सारे चोटियों को हम जोड़ देंगे, रोड नेटवर्क से जोड़ देंगे, रेल नेटवर्क से जोड़ देंगे, तो ये एक आइडियलिस्टिक फैसला है प्रथमतया, प्राथमिक तौर पर देखा जाए तो। लेकिन अब उस फैसले को व्यवहार में लाना है तो वहाँ पर हमें फैक्ट्स चाहिए, हमें सर्वेज चाहिए, हमें रिसर्चेज चाहिए। तो वो बेसिकली उन्होंने कहा कि कोई भी जो निर्णय होता है वो एकदम से बिल्कुल यांत्रिक भी नहीं हो सकता और एकदम से बिल्कुल मूल्यात्मक भी नहीं हो सकता। अगर आप बोलेंगे बिल्कुल आइडियलिस्टिक अप्रोच अपनाया जाए तब भी प्रॉब्लम है, और आप बोलेंगे कि एकदम ही मैकेनिकल अप्रोच अपना लीजिए तब भी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने इन्हीं सब सवालों के इर्द गिर्द उन्होंने अपना मॉडल बुना। निर्णय के क्षेत्र में साइमन का योगदान विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। प्रशासन और निर्णय को एक समान मानते हैं। जैसे कि बेसिकली हम प्रशासन की बात करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती बार बार, तो एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली अगर हम देखें तो करते क्या है,
एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हमारे डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, क्या करता है? वो बेसिकली यही करता है कि वो उसके सामने जो भी चैलेंजेस होते हैं या जो भी कोई स्कीम, कोई प्लान आता है, उसको रोल आउट करना होता है, तो वो बेस्ट पॉसिबल वे तलाशता है। एक तो होता है कि जैसे कि अभी हमारे देश में पहले जब योजना आयोग था तो एक टॉप डाउन अप्रोच होती है, फिर बॉटम टू टॉप आई जैसे समय के साथ। सो दुनिया भर में जिस तरह से इन सब चीज़ों पर सुधार हुई, उसी तरह से हमारे देश पे भी उसका असर पड़ा। तो योजना आयोग के बाद जब नीति आयोग आया तो बॉटम टू टॉप अप्रोच का इस्तेमाल किया जाने लगा डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में। पहले क्या होता था, योजना आयोग जब हुआ करता था तो पहले से हम वहाँ पर बैठे लोग तय कर लेते थे कि इतने राज्य हैं तो इनका इतना शेयर होगा और इन इन राज्यों में योजनाएं चलेंगी। तो वो एक तरह से एक थंब रूल था, वहाँ से उन्होंने बता दिया, फिर आपको अप्लाई करना है। तो उससे क्या होता था कि जो हमारी डाइवर्सिटीज़ हैं अक्रॉस द स्टेट, और उस स्टेट की जो क्लाइमेटिक सिचुएशन है, वहाँ की जो एग्रीकल्चरल के चैलेंजेस हैं, तो ये सारी चीज़ें बड़ा ना बहुत बहुत ज़्यादा स्टार्क कॉन्ट्रडिक्शंस हो जाते थे हर जगह। और इससे जो रूट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं एड्रेस हो पाती थी। तो वही बात है कि निर्णय लेने की जो प्रोसेस है वो बाय द टाइम इवॉल्व हुई है। तो तार्किकता मॉडल में भी जैसे कि लोक नीति के अध्ययन को पुनः परिभाषित जब किया गया तो हर्बर्ट साइमन ने उसको चुनौती दी, क्योंकि जिस तरह से पब्लिक पॉलिसी पे बात हो रही है आजकल, अभी हाल में भी पब्लिक पॉलिसी का जो सब्जेक्ट है ये अचानक से चर्चा में आया। और आज के इस दौर पे तो जो यूनिवर्सिटीज़ में है वहाँ पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जा रहा है प्रॉपरली, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाया जा रहा है। तो साइमन ने उस पर बात की, उन्होंने पब्लिक पॉलिसी बोलते हुए बताया कि अगर इसको इतना ज़्यादा महत्व दिया गया पब्लिक पॉलिसी को, तो इस तरीके से सरकारी समस्याओं की जितनी व्यापकता है, इस सब्जेक्ट की भी व्यापकता इतनी हो जाएगी। लोकनीति के पोटेंशियल में बात की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि यह राजनीति शास्त्र और अन्य सामाजिक शास्त्रों को निगल जाएगा और अंत में अपने आप में एक नियोजित समाजशास्त्र का रूप ले लेगा। जैसा कि हमें देख सकते हैं कि पब्लिक पॉलिसी एक तरह से बर्निंग और डिबेटेबल इशू हो गया आज के टाइम पे। तो उस पर सब हर जगह चर्चा हो रही है, चाहे यूनाइटेड नेशंस हों, चाहे अदर कंट्रीज़ हों, डेवलपिंग कंट्रीज़ हों। डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा हो रही है कि पब्लिक पॉलिसीज़ को कैसे फॉर्मुलेट किया जाए, फिर कैसे उसको अप्लाई किया जाए। तो इसको कहते हुए उन्होंने बताया कि विद्यार्थी लोक नीति पर कम ध्यान दें और लोक कार्य क्षेत्र और लोक नीति की प्रक्रियाओं के लिए निर्णय लेने वाले अधिकारियों के व्यवहार पर अधिक ध्यान दें। तो इससे हमें क्या समझ में आता, उन्होंने बोला कि जो डिसीजन मेकिंग ली जाती है केवल ये नहीं है कि आपने आइडियलिस्टिक फैसला ले लिया कि भाई इतने लोगों को राशन दे दिया जाएगा या इतने लोगों को फ़ायदा पहुंचा दिया जाएगा सो एंड सो स्कीम में। अब पहुंचा दिया जाएगा डिसीजन हुआ, ये आइडियलिस्टिक डिसीजन हुआ। पहुंचाया कैसे जाएगा ये होगी प्रक्रिया की बात। तो इसीलिए उनको व्यवहारवादी विचारक माना जाता है। तो वो प्रक्रिया पर उनका जोर बहुत ज़्यादा था और एक अग्रणी व्यवहारवादी वैज्ञानिक रहे हो इसी वजह से, इन विचारों की वजह से। साइमन के अनुसार प्रशासनिक सिद्धांत निर्णयन और कार्य दोनों की प्रक्रिया से जुड़ा होना चाहिए। प्रशासन के सामान्य सिद्धांत में संगठन के ऐसे सिद्धांत में सम्मिलित होने चाहिए जो सही निर्णय लेने तथा प्रभावशाली कार्य को सुनिश्चित कर सकें। और उन्होंने कहा कि निर्णयन जो है प्रशासन के लिए हृदय के समान है। साइमन का कहना था कि संगठन में प्रत्येक स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं और उसमें विभिन्न अंशों में वास्तविक प्रशासनिक साधनों से जुड़े और मूल्यों के प्रति निर्णय भी होते हैं। जैसे कोई वास्तविक निर्णय है तो प्रशासनिक साधनों से जुड़ा हुआ निर्णय होगा कि जो कौन से साधन का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर मूल्यों से जुड़ा निर्णय होगा तो नीति कैसी होनी चाहिए, उद्देश्य कैसे होने चाहिए, वो बिल्कुल प्योर होनी चाहिए। तो वो दो तरह के मतलब ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है कि मूल्यात्मक निर्णय और उसको पूरा करने में जो मैकेनिकल एस्पेक्ट आता है, तो इसी का द्वंद्व जो है उन्होंने इसको एक तरह से इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की उन्होंने, इसको थोड़ा सा और स्पष्टता प्रदान करने की कोशिश की उन्होंने। और उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कि भाई जो निर्णय लिए जाएँ वो सबसे बेस्ट सुटेबल हों, उन्होंने कहा कि निर्णय एक लोकतांत्रिक विधि के तौर पे भी लिया जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए आपको कुछ स्वीकृतियों की आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं कि आपने निर्णय ले लिया तो मतलब उसको थंब रूल की तरह बिल्कुल अप्लाई कर देंगे। उसके साथ कुछ स्वीकृतियाँ भी जुड़ी रहनी चाहिए। असहमतियाँ तो होंगी क्योंकि आइडियलिस्टिक कुछ भी नहीं होगा, लेकिन स्वीकृतियाँ होनी आवश्यक है क्योंकि वो लोकतांत्रिक होना चाहिए वो निर्णय। और उनका सुझाव था कि आदर्श स्थिति में वास्तविक और नैतिक तत्वों को जहाँ तक हो सके अलग अलग रखना चाहिए, जो कि मैं बार बार बात कर रहा हूँ।
उन्होंने आदर्श और वास्तविक तत्वों को बार बार अलग रखने की बात की। और फिर उन्होंने बोला कि इसको प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिज्ञों के बीच में उस वास्तविक और नैतिक तत्वों को दोनों को स्थिति के अनुसार बांट देना चाहिए। कि मतलब पॉलिटिकल जो राजनीतिज्ञ हैं वो लोग कैसे किसी भी योजना को, किसी भी प्लान को ला रहे हैं, तो उसमें क्या उनका योगदान होना चाहिए, और प्रशासनिक अधिकारी हैं तो उनका दायित्व क्या होना चाहिए। उन्होंने ऐसे बोला कि इस चीज़ को ऐसे देखना चाहिए, क्योंकि जो काम एक लीडर करता है किसी भी एक तरह से प्रॉब्लम के सापेक्ष, वो आप एक प्रशासनिक अधिकारी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि प्रशासनिक अधिकारी के अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी हो, बट अगर वो उस रोल में है प्रशासनिक अधिकारी के, तो कई बार वो बंधा हुआ होता है नियमों और कानूनों से। तो इसलिए उन्होंने बोला कि बिल्कुल भी वास्तविक और नैतिक तत्व जो निर्णय लेने में के बीच में आते हैं उनको अलग अलग रूप से देखना चाहिए, और प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिकों में उनको स्थिति के अनुसार बांट देना चाहिए। अब जैसे जहाँ कहीं अंतिम निर्णय अंतिम लक्ष्य के चयन में सहायक होते हैं, जैसे कोई संगठनात्मक निर्णय लेना हो, तो संगठनात्मक निर्णय लेने में आप मूल्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं, वहाँ मूल्य प्रबल हो जाते हैं। और जहाँ उन लक्ष्यों को कार्यान्वित करना होता है वहाँ निर्णय तथ्यों के आधार पर लिए जाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बताने की कोशिश की, जैसे कि उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि कैसे जो है हमें ये भी भेद करना पड़ेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संगठन में, कि कुछ तो निर्णय ऐसे हैं कि जो नियमों कानूनों के हिसाब से दैनंदिन तरीके से चल रहे हैं, मतलब डेली रूटीन में चल रहे हैं। और कुछ ऐसे निर्णय हैं, ये बेसिकली आप अगर ध्यान देंगे तो जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, अभी आप ध्यान देंगे तो एक रर्बन करके मिशन आया था। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि रर्बन में डीपीआर बनानी होती थी, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जैसे कि 5-6 रर्बन मिशन के अंतर्गत हर ब्लॉक में कुछ कुछ गांव चुन लिए जाते थे। तो उस गांव को जो है बेसिकली उसका आइडिया ये था कि जो जितने भी उनके गांव के रिसोर्सेज हैं, कैसे उनका यूटिलाइजेशन करके एक स्मॉल लेवल पे एक ऐसा इकोनॉमिकल सेटअप डेवलप किया जाए, ऐसी आर्थिकी का ढांचा डेवलप किया जाए उस 5-6 गांव के लिए, जिससे कि कल्चरली वो अपने आप को उससे दूर भी ना समझें, उनका जो फील है, वो जो इमोशंस हैं वो बचे रहें, वो गांव की फील बची रहे, बट वो डिज़ाइन कुछ ऐसा हो उस पूरे 5-6 गांव का सेटअप का, कि वहाँ एक आर्थिकी का एक मॉडल डेवलप किया जाए, जिससे वहाँ के लोगों को, जो वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल जाए, और कल्चरली लोग जैसे चल रहे हैं उतने ही एंगेज्ड रहें, उसमें छेड़छाड़ ना हो। तो ये बहुत बढ़िया मिशन था, बहुत अच्छा प्लान था। तो उसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स और यंग प्रोफेशनल हायर किए गए थे। तो मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं, लेकिन 200 ब्लॉक में शुरू शुरू में वो रोल आउट किया गया था रर्बन मिशन वाला प्लान। तो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीएम के पास सबमिट की जाती थी। तो मैंने देखा कि वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो डीपीआर बनती थी, तो वो जो प्रोफेशनल्स थे वो काफ़ी बड़ी बड़ी शैक्षणिक संस्थानों से लोग हुआ करते थे, प्रोफेशनल्स हुआ करते थे। तो वो बहुत ही यूनिक आइडियाज़ देते थे उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, उस पर्टिकुलर लैंडस्केप के लिए। कहीं का भी 5-6 गाँव, जैसे राजस्थान का गाँव हो सकता है, उत्तराखंड का गाँव हो सकता है, यूपी का गाँव हो सकता है। तो वहाँ पर डिसीजंस के लिए तो कुछ तो नियमों से बंधे हुआ डिसीजन हो सकता है कि भाई दिन डे टू डे आपको ये करना है, यहाँ ऑफिस आना है, आप थंब इम्प्रेशन करने हैं आपके, आप एक सर्टन सेटअप में बैठेंगे और एक सर्टन प्रोसीडिंग फॉलो की जाएगी। बट जब आप डीपीआर बनाने जाते हैं तो गांव की नाली कहाँ होना चाहिए, उसकी उसका उसके गांव में कितने ज़्यादा वो पोखरे या तालाब हैं, कितने ज़्यादा वहाँ पर पेड़ पौधे हैं, वहाँ का पूरे पूरे 5-6 गाँव की जो डेमोग्राफी कैसी है ना, और वो जो जो आर्किटेक्चर है जो मकानों का, वो कैसा लोगों का बना है। तो उनके बीच से सपोज करो कि मशरूम उगाने का बिजनेस किया जाए, तो कितने ऐसे गांव वाले हैं जिनके पास वो बेसिकली वो फैसिलिटीज़ हो सकती है, जैसे छप्पर वगैरह में उसका खेती की जाती है मशरूम की। तो इस तरीके से जो डीपीआर बनाने वाले जो एक प्रोफेशनल्स होते थे और जो जो एक्सपर्ट्स होते थे, तो वो मैं देखता था वो 99% आइडियाज़ जो बिल्कुल यूनिक डेवलप करते थे। तो सिमोन भी वही कहते हैं कि मतलब आप डिसीजन मेकिंग करते समय ये ध्यान रखिए कि कुछ तो आपके जो दैनंदिन कार्यक्रम है, आप डिसीजन जो रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। कुछ ऐसे हैं प्रोग्राम जो बिल्कुल आपके अंदर निपुणता होनी चाहिए, कौशल होना चाहिए वो डिसीजन लेने में। आपको ये आना चाहिए कि इतनी सारी चॉइसेस में बेस्ट चॉइस कौन सी है। तो ये बेसिकली उनका 3 चरणों में बिल्कुल व्याप्त तार्किकता मॉडल है सिमोन का। मैं आशा करता हूँ कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम इस पे और विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।